वेलकम टू माय चैनल कॉमर्सिफिकेशन। आज हम इनकम टैक्स की यूनिट 5 सैलरी 1 पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सैलरी क्या होता है? सैलरी का मतलब होता है कि कोई भी रेम्यूनरेशन जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है क्योंकि उसने उसको सर्विस रेंडर करके दी है। सिंपल सी बात है, जो पैसा एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से लेता है क्योंकि उसने उसको सर्विस प्रोवाइड की है, उसको हम सैलरी कहते हैं। इनकम टैक्स में सैलरी का मतलब सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं होता। सैलरी के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो आपको एम्प्लॉयर सुविधा और सुविधाएं जो प्रोवाइड करता है, वो सैलरी की डेफिनेशन के अंतर्गत ही इंक्लूड की जाती है। जैसे अलाउंसेस। अलाउंसेस का मतलब होता है कि जो पैसा आपको किसी खास स्पेशल पर्पस के खर्चे के लिए दिया जाए, उसे हम अलाउंस कहते हैं। जैसे कि आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है कि आपको रेंट पेमेंट करने के लिए जो पैसा आपका एम्प्लॉयर दे रहा है। नेक्स्ट इज पर्क्विजिस्ट। पर्क्विजिस्ट का मतलब होता है कोई सुविधा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एम्प्लॉयर आपको, आपकी कंपनी या एम्प्लॉयर या कंपनी आपको एक फ्लैट प्रोवाइड करती है, तो जो फ्लैट है वो एक सुविधा है। और जब हम सुविधा को पैसों के टर्म में कैलकुलेट करके इंक्लूड करते हैं सैलरी में। नेक्स्ट इज बोनस हो गया, कोई आपको कमीशन मिलती है। वेजेस भी सैलरी का ही पार्ट है। और प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी का मतलब ये होता है कि आपको सैलरी की बजाय आपकी कंपनी आपको प्रॉफिट दे देती है, तो वो भी सैलरी की डेफिनेशन में आएगा। सैलरी इन लियो ऑफ नोटिस, इसका मतलब ये है कि समझ लीजिए आपका एम्प्लॉयर आपको टर्मिनेट कर रहा है आपके जॉब से, तो इस केस में वो आपको नोटिस पीरियड ना देकर, जैसे 1 महीने या 3 महीने का नोटिस पीरियड मिलता है किसी कंपनी में, यदि जब आप जॉब छोड़ के जाते हैं, तो एम्प्लॉयर क्या है, आपको नोटिस पीरियड देने की बजाय आपको सैलरी दे देता है, तो हम इसे सैलरी इन लियो ऑफ नोटिस कहते हैं। नेक्स्ट इज एडवांस सैलरी। जो सैलरी आपको एडवांस मिलती है वो भी सैलरी की डेफिनेशन में आती है। और अरियर, जो सैलरी आपको नहीं मिली अभी तक, उसको भी हम सैलरी की डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इज पेंशन। पेंशन भी सैलरी का पार्ट है, लेकिन एक बात मैं बता दूं, यदि यहाँ पे फैमिली पेंशन की बारे में बात हो रही है, तो वो सैलरी का पार्ट नहीं है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत आता है, फैमिली पेंशन। ठीक है। नेक्स्ट इज अर्न लीव एनकैशमेंट, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। नेक्स्ट इज ग्रेचुटी। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जब हम इनकम फ्रॉम सैलरी के दौरान हमें कंसीडर करने होते हैं। फर्स्ट इज एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। इनकम देखिए तभी टैक्स होगी सैलरी के हेड में। हम इनकम को इनकम फ्रॉम सैलरी तभी मानेंगे यदि यहाँ पे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होता है। यदि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये है कि उस इनकम को हम इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं मान सकते। एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, कोई टीचर है, उनको उनके स्कूल से सैलरी मिलती है क्योंकि उन्होंने पढ़ाई करवाई बच्चों को। एज अ टीचर वो वहाँ जॉब करती है, तो स्कूल से जो उन्हें सैलरी मिलती है, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी ही मानी जाएगी। पर यदि समझ लीजिए उन टीचर की इलेक्शन के दौरान ड्यूटी लग जाती है, तो जो ड्यूटी के दौरान, ड्यूटी करने पर जो ड्यूटी के दौरान उनको जो पैसा मिलता है, तो वो पैसा इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं है। तो जो उनको इलेक्शन के दौरान ड्यूटी करने का जो पैसा मिला है, उस पैसे को हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर दिखाएंगे। तो समझ में आया, यदि आपको कोई इनकम मिल रही है जिसके अंदर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप के तौर पे मिल रही है, तो वो सैलरी कहलाएगी और फिर वो टैक्सेशन उसका इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत होगा। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट इज सैलरी एंड वेजेस। इनकम टैक्स से सैलरी और वेजेस में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, तो दोनों का जो टैक्सेशन है अंडर द हेड ऑफ सैलरी के अंतर्गत होता है। ठीक है। पेमेंट मेड आफ्टर सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तीसरा पॉइंट ये कहता है, यदि आपका जॉब छोड़ने के बाद यदि एम्प्लॉयर आपको कोई किसी प्रकार का पैसा देता है, तो वो भी टैक्स, उसका जो टैक्सेशन है इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई ग्रेचुटी मिल रही है, लीव एनकैशमेंट मिल रहा है, आपने अपनी जॉब छोड़ चुके हो, फिर भी आपका जो एम्प्लॉयर है आपको ग्रेचुटी दे रहा है, ग्रेचुटी या कोई अदर काइंड ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे रहा है आफ्टर योर, आपका जॉब छोड़ने के बाद, तो इस ये जो सैलरी या अदर काइंड ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपको रिसीव हो रहा है, ये सैलरी के अंतर्गत ही इसका टैक्सेशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज टैक्स फ्री सैलरी। टैक्स फ्री सैलरी का मतलब यहाँ पे ये है टीडीएस से है। टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब ये होता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको
सैलरी देने से पहले ही उस पर टैक्स काट लेता है, इसको हम टीडीएस कहते हैं। लेकिन जब भी आप इनकम टैक्स में कैलकुलेशन करते हैं, जब आप ग्रॉस सैलरी निकाल रहे होते हैं, तो आपको उसमें टोटल सैलरी दिखानी है विदाउट टीडीएस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको पर मंथ 20,000 रुपीज सैलरी मिलती है और उस पर जो आपका एम्प्लॉयर है 2,000 रुपए टीडीएस काट लेता है, टैक्स काट लेता है 2,000 रुपए, तो आपके हाथ में 18,000 रुपए सैलरी आती है। और जब आप टैक्सेशन का कैलकुलेशन करेंगे, जब आप अपनी ग्रोस टोटल इनकम निकाल रहे होंगे, तो उसमें आप 18,000 नहीं दिखाएंगे, आप 20,000 दिखाएंगे। टीडीएस का बाद में ऐसा नहीं है कि टीडीएस नहीं कटता, टीडीएस आखिर में जब आप सारी टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं अदर सोर्सेज से भी, तब जाके आप टीडीएस जो आपके एम्प्लॉय ने काटा उस पर डिडक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको टोटल इनकम ही कंसिडर करनी है, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट इज डिडक्शन बाय एम्प्लॉयर। देखिए, कभी कभार आपकी सैलरी में से अलग अलग प्रकार के डिडक्शन डिडक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कोई प्रोविडेंट फंड की स्कीम खरीदी हुई है, या फिर आपका ईएसआईसी में आपने ईएसआईसी की कोई स्कीम खरीदी हुई है, इसके अंतर्गत एम्प्लॉयर आपकी जो सैलरी डिडक्ट करता है, तो वो भी आपकी सैलरी का ही पार्ट है। इसीलिए जब आप ग्रोस सैलरी निकाल रहे हो, तो उस डिडक्शन को भी आपको कंसीडर करना है एज योर सैलरी। ठीक है। नेक्स्ट इज डियरेंस पे। डियरेंस पे क्या होता है? ये एक बेसिक सैलरी का ही पार्ट होता है और ये एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पे डिपेंड करता है। हर कंपनी डियरेंस पे नहीं देती है, तो ये सैलरी का ही पार्ट होता है। और जब हम कैलकुलेशन करते हैं एचआरए की या ग्रेचुटी की या लीव सैलरी की, तो ये डियरेंस पे हमें उस टाइम पे कंसीडर करना होता है, पर पूरा कंसीडर नहीं करना होता। ये क्वेश्चन पे गिवन होता है। अगर क्वेश्चन कहता है कि डियरेंस पे 100% रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, तो हम पूरा डियरेंस पे कंसीडर करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए। यदि अगर ये कुछ परसेंटेज तक सीमित है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन बोल रहा है कि 40% तक आपका रिटायरमेंट बेनिफिट का ये पार्ट बनता है डियरेंस पे या डियरेंस अलाउंस, देन आपको एचआरए की कैलकुलेशन में 40% कंसिडर करना होगा, ग्रेचुटी की कैलकुलेशन में, लीव एनकैशमेंट की कैलकुलेशन में, एटसेट्रा। समझ में आ गया? तो डियरेंस पे आपको अपना बेसिक सैलरी का पार्ट तब बनाना है यदि क्वेश्चन में लिखा हो कि ये रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, और जितना परसेंट हो उतना ही करना है। अगर 100% लिखा है तो 100%, और अगर 100% से कम लिखा है तो फिर उतना ही परसेंट। ठीक है। नेक्स्ट इज ड्यू डेट ऑफ सैलरी। ड्यू डेट ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है कि वो डेट जिस डेट पे आपको सैलरी मिलनी चाहिए थी। दो प्रकार की ड्यू डेट फॉलो होती है। एक ड्यू डेट होती है आपके महीने के आखिर में या फिर नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो एक एक करके दोनों समझते हैं। फर्स्ट इज ड्यू एट द एंड ऑफ द मंथ। इसका मतलब क्या है कि आपकी सैलरी जो ड्यू होती है मंथ के आखिर में होती है, पर इसका पेमेंट जो है आपको अगले महीने मिलता है। बात समझ में आ रही है? कि समझ लीजिए आपकी ड्यू डेट 31 को होती है, पर सैलरी आपको 7 तारीख को मिलती है अगले महीने के। ठीक है, तो इस केस में आपको सैलरी जो है कंसीडर करनी है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे मिस्टर आर एम्प्लॉय है XYZ लिमिटेड का, उनको 20,000 रुपए पर महीना मिलता है। उनकी जो सैलरी है ड्यू होती है महीने के आखिर में, पर उनको जो सैलरी मिलती है वो 7 तारीख को मिलती है अगले महीने के। ठीक है, तो हमें उनका क्या कहते हैं सैलरी कैलकुलेट करनी है असेसमेंट ईयर 2021 से लेके 2022 तक। ठीक है, अगर असेसमेंट ईयर 2021 से लेके 2022 तक है तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2020 से लेके 2021 तक, जब उन्होंने अपनी सैलरी कमाई है। असेसमेंट ईयर क्या होता है? वो ईयर जिसमें आपकी सैलरी का टैक्सेशन होता है, जो आपने पिछले साल कमाई होती है, और प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जब आप सैलरी कमाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्या हुआ? 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2021 तक। तो हम यहाँ पे सैलरी जो है 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक कंसिडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ड्यू ऑन दी फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ड्यू ऑन दी इसका मतलब क्या है कि आपकी जो सैलरी है वो ड्यू होती है अगले महीने के पहले दिन में। तो इसमें हम यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके मार्च तक की सैलरी कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे हम मार्च से लेके फरवरी तक सैलरी कंसीडर करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। समझ लीजिए मिस्टर आर एम्प्लॉय है XYZ लिमिटेड का, अगेन 20,000 रुपए पर मंथ मिल रहा है, पर यहाँ पे और पिछले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि इनकी सैलरी जो है ड्यू होती है नेक्स्ट मंथ के पहले दिन में। ठीक है,
तो यहाँ पे इनका असेसमेंट ईयर कैसे होगा, इनकी सैलरी का जो टैक्सेशन है असेसमेंट ईयर 2021 और 22 में कैसे होगा। यहाँ पे हम 1 मार्च 2020 से लेके 28 फरवरी 2021 तक की सैलरी कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हमने मार्च 2021 की सैलरी क्यों नहीं कंसीडर की, पिछले वाले में तो की थी, हमने मार्च 2021 की सैलरी इसलिए कंसीडर नहीं की क्योंकि इनकी जो सैलरी है नेक्स्ट मंथ में ड्यू होती है, मतलब कि जो मार्च की सैलरी होगी वो 1 अप्रैल में ड्यू होगी, ठीक है। और पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, वो मार्च के आखिर में ही, मतलब कि 31 मार्च को उनकी ड्यू हो रही थी, इसलिए पीछे वाले क्वेश्चन में हमने मार्च की सैलरी को कंसीडर किया था 2021 की, पर यहाँ पे हमने मार्च 2021 की सैलरी को कंसीडर नहीं किया क्योंकि सैलरी जो है अप्रैल के पहले वाले दिन में ड्यू होती है। तो समझ में आ रहा है ड्यू का डिफरेंस। नेक्स्ट इज वॉलेंटरली पेमेंट। यदि कोई भी पैसा या फिर कोई पैसा या किसी और पैसे के फॉर्म में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है सर्विस करने के लिए, कुछ वॉलेंटरली अपनी मर्जी से देता है, तो वो भी सैलरी के अंतर्गत कंसिडर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सैलरी फॉरगोइंग और सरेंडरिंग। देखो यदि आप कोई सैलरी खुद छोड़ रहे हो, ठीक है, यदि आप कोई सैलरी अपनी मर्जी से सरेंडर कर रहे हो या छोड़ रहे हो तो उसका टैक्सेशन भी इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत होता है। आपको ये नहीं है कि आपने सैलरी नहीं मिली आपको या आप सैलरी छोड़ रहे हो, आपने अपनी मर्जी से सैलरी को छोड़ दिया तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि आप अपनी मर्जी से सैलरी सरेंडर कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस इनकम टू बी इंक्लूडेड इन ग्रोस सैलरी। अब जब हम ग्रोस सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो अलग अलग प्रकार की इनकम का ट्रीटमेंट कैसे करना है वो देखते हैं। फर्स्ट इज सैलरी एंड वेजेस। जैसे मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होता सैलरी और वेजेस में, दोनों ही इनकम फ्रॉम सैलरी ही कंसिडर होती है या अंडर द हेड ऑफ सैलरी में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और सैलरी और वेजेस की कैलकुलेशन जब आप करोगे ग्रोस सैलरी निकालने के लिए तो एक बात का ध्यान रखना, आपको इंक्रीमेंट भी कंसिडर करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, ये आई थिंक मैंने बुक से ही लिया है। ये है जैसे श्री शंकर दयाल हैज बीन गेटिंग अ सैलरी 3600 पर मंथ। श्री शंकर दयाल को 3600 पर मंथ सैलरी मिल रही थी 1 अप्रैल 2019 से और उनका इंक्रीमेंट हो जाता है 1 अगस्त को, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था इंक्रीमेंट भी कंसिडर करेंगे। अब उनकी बेसिक सैलरी कैसे निकालेंगे, असेसमेंट ईयर 2020 से लेके 2021 तक, मतलब प्रीवियस ईयर क्या हुआ 2019 से लेके 2020 तक, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 जुलाई 2019 तक, 31 जुलाई पहले मैंने क्यों कंसिडर किया क्योंकि उसके बाद उनका इंक्रीमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम 4 महीने की सैलरी सिर्फ 3600 तक कंसिडर करेंगे तो 14,400 आया। उसके बाद हम यहाँ पे 1 अगस्त लिखना था, सॉरी गलती हो गई है, यहाँ पे 1 अगस्त होगा। 1 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक हम 3800 रखेंगे क्योंकि उनका 1 अगस्त से इंक्रीमेंट हो गया है, मतलब 3800 उनकी सैलरी हो गई है। मल्टीप्लाई बाय 8 महीने की सैलरी फ्रॉम 1 अगस्त 2019 टू 31 मार्च 2020 तो हो गया 30,400, दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी बेसिक सैलरी प्रीवियस ईयर की आ गई, जिसका असेसमेंट जिसका टैक्सेशन असेसमेंट ईयर 2020 और 2021 में होगा। समझ में आ गया। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का समझ में नहीं आता तो मैंने सबसे पहले वाले यूनिट में बताया है और वो बहुत जरूरी है समझना। नेक्स्ट इज एनकैशमेंट ऑफ लीव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एनकैशमेंट ऑफ लीव का मतलब ये होता है कि जो छुट्टियां आपको मिल सकती थी पर आपने नहीं ली और आपने काम करने गए अपने ऑफिस में, तो एम्प्लॉयर जब आपको छुट्टी ना लेने पर पैसा देता है तो हमें लीव एनकैशमेंट कहते हैं। और लीव एनकैशमेंट का रूल्स, वैसे एक बात बता दूं, हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। हर एक प्रकार की लीव पे आपको पैसा नहीं मिलता, यूज ना करने पर पैसा नहीं मिलता। ये कुछ ही स्पेसिफिक लीव्स होती हैं जिसपे पैसा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अर्नड लीव होती है, अर्नड लीव हो गया, हाफ पे लीव हो गया। जैसे यदि आपने वो अर्नड लीव आपको समझ लो हर साल 30 मिलती थी, ठीक है, पर आप उसको यूज नहीं कर रहे थे या आप थोड़ी बहुत यूज कर रहे थे तो आप उसको इकट्ठा करते रहे। आपने रिटायरमेंट के दौरान क्या कहा कि मेरी इतनी लीव है, देखो मैंने ये लीव नहीं ली और मैंने ऑफिस में काम करने आया था, तो इसकी जगह जो आपका एम्प्लॉयर आपको पैसे देता है छुट्टी ना लेने पर, उसे हम लीव एनकैशमेंट कहते हैं। सिंपल सी बात है, छुट्टी नहीं ली उसकी बजाय आपको पैसा मिल गया, उसको हम लीव सैलरी कहते हैं, ठीक है। पर इसका टैक्सेशन अलग अलग प्रकार का होता है। देखिए, यदि आपने जो छुट्टियां नहीं ली, जिसे अनअवेयर्ड लीव्स कहते हैं, यदि आपने जो छुट्टियां नहीं ली उसको आप एनकैश करवाते हैं या फिर आप उसके बदले पैसा लेते हैं अपनी सर्विस के दौरान, तो ये फुल्ली टैक्सेबल है। चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो
या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। समझ में आ गया? कहने का मतलब ये है सर्विस के दौरान आप अपनी छुट्टियां जो आपने इस्तेमाल नहीं की थी उसको आप एनकैश करवा लेते हो, उसकी जगह आप पैसा ले लेते हो, तो वो फुल्ली टैक्सेबल है, आपको टैक्स देना है और ग्रोस टोटल इनकम में, ग्रोस इनकम में आपको उसको लिखना है। ठीक है, पर अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या सुपर एन्यूमरेशन, जब आपकी रिटायरमेंट होती है, यदि तब आप अपनी अनअवेल्ड लीव की जगह पैसा लेते हो, जो आपने लीव यूज नहीं की उसकी जगह आप पैसा लेते हो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो इसके अंदर दो टाइप की कंडीशन ही दो टाइप के रूल्स हैं। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, वेदर यू आर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जो भी पैसा आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलता है लीव ना लेने पर, ठीक है, जो अक्यूमुलेटेड लीव होती है आप उसको बेच देते हो, समझ लो, सिंपल सी बात है, बेच देते हो, उसकी जगह आपको पैसा मिल जाता है, उस पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। पर अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको कुछ पोर्शन तक रियायत मिल जाती है इनकम टैक्स से, मतलब कि आपका टैक्सेशन कम हो जाता है, पर पूरी तरीके से एग्जम्प्टेड नहीं होता यदि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं उन लोगों का जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिन्हें पार्टली एग्जेम्प्टेड होता है। ठीक है, अदर एम्प्लॉयज का कैलकुलेशन कैसे होता है, जिसे हम लीव एनकैशमेंट एग्जम्पशन कैलकुलेशन कहते हैं। ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए नहीं है। मैंने बोला गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, जो भी उन्हें लीव एनकैशमेंट मिलता है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, पर एक बात का ध्यान रखना है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के लिए है। अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आप अपनी छुट्टियों को मतलब छुट्टियों की जगह आपको पैसा मिलता है जो आपने यूज नहीं करी है, तो उसका कैलकुलेशन है ये। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर चार चीजें हैं जिसको हमें देखना है। पहली चीज ए, लीव एनकैशमेंट एक्चुअली रिसीव, मतलब आपके एम्प्लॉय ने आपको एक्चुअल में कितना लीव एनकैशमेंट दिया, मतलब छुट्टी ना यूज करने पर आपको कितना पैसा दिया एक्चुअल में आपके एम्प्लॉयर ने। सेकेंड इज 10 मंथ की एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10 मंथ। इसका मतलब यह है कि आपको रिटायरमेंट से पहले जो आपकी 10 महीने की सैलरी थी उसका एवरेज निकालोगे। एवरेज मतलब कि जो 10 महीने की सैलरी है रिटायरमेंट से पहले उसको ऐड करना, उसे 10 से डिवाइड कर देना। ठीक है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है फिर से 10 से। ठीक है, तो बी ये कहता है। सी इज कि एक गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया हुआ है अमाउंट 3 लाख, तो इसे एग्जैक्टली 3 लाख लेना। डी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हमें खुद कैलकुलेशन करनी है अनअवेल्ड लीव की, मतलब जो हमने लीव नहीं ली है हमें उसकी जगह कितना पैसा मिलना चाहिए, अब वो हम डी में कैलकुलेशन करेंगे। इसके लिए मैंने स्टेप्स में बताया है 5 स्टेप्स। स्टेप 1 ये है कि अलाउड लीव पर ईयर, मतलब इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी आपको हर साल कितनी लीव अलाउ करती थी। ठीक है, कितनी लीव अलाउ करती थी, पर ये वही लीव है जिसकी जगह आपको पैसा मिल सकता है, वो वाली लीव नहीं जिसकी जगह कोई पैसा नहीं मिल सकता। सिर्फ वही लीव कंसिडर करना जिसकी जगह पैसा मिल सकता है, जैसे अर्नड लीव मैंने बताया था या फिर हाफ पे लीव। तो अलाउड लीव पर सैलरी पर ईयर, पर एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, मैक्सिमम 30 दिन ले सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम इसका मतलब क्या है, यदि आपकी कंपनी समझ लीजिए पर ईयर आपको 45 डेज दिया करती थी अर्नड लीव समझ लीजिए, पर आपको यहाँ पे 30 दिन ही कंसिडर करना है। ठीक है, और समझ लो दूसरा केस है, समझ लो 30 से कम मिलती थी आपको, समझ लो आपकी कंपनी 25 दिन देती थी, तो यहाँ 25 लेना। ठीक है, मतलब ये है मैक्सिमम 30 है, 30 से कम है तो ठीक है, 30 से ज्यादा है तो 30 ही लेना। नेक्स्ट है स्टेप 2, आपको ये देखना है कि आपने कितनी सर्विस दी है अपनी कंपनी को, टोटल कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस। पर यहाँ पे एक और पॉइंट का ध्यान रखना है, आपको मंथ्स कंसीडर नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल आपने 22 साल काम किया, 22 साल 8 महीने काम किया, तो 8 महीने इग्नोर करना। ठीक है, समझ लीजिए आपने 22 साल 11 महीने काम किया, तो 11 महीने इग्नोर करना है, आपको कंप्लीट ईयर लेना है। ठीक है, स्टेप 3 क्या है, आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। क्या है, स्टेप 1 और स्टेप 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास क्या आएगा कि आपने अपने रोजगार के दौरान कितनी लीव्स आपको अलाउ थी। ठीक है, स्टेप 4 अब क्या है, आपको स्टेप 3 में से मतलब जितनी आपको लीव अलाउ थी माइनस आप उतनी लीव करेंगे जितनी आपने लीव ले ली। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो आपने लीव नहीं ली। ठीक है, सिंपल सी बात है, कितनी लीव आपको अलाउ थी माइनस करोगे जितनी लीव आपने ले ली, तो आपके पास वो लीव बचेगी जो आपने नहीं ली। ठीक है, लास्ट स्टेप है स्टेप 5, अब आपने जो लीव नहीं ली थी आप उसे मल्टीप्लाई करोगे 10 महीने की एवरेज सैलरी से,
जो 10 महीने की एवरेज सैलरी से जो हमने कैलकुलेट करना डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। पर एक और बात बता दूं, अगर आप ये सारा कैलकुलेशन डेज में कर रहे हैं तो स्टेप 5 में डिवाइड करना 30। यदि आप सारा कैलकुलेशन मंथ्स में कर रहे हो तो स्टेप 5 में 30 मत लेना, ठीक है। आप इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, लेकिन एग्जाम्पल बताने से पहले मैं यहाँ पे लीव एनकैशमेंट की कैलकुलेशन में सैलरी की डेफिनेशन क्या होती है वो देखते हैं। सैलरी की डेफिनेशन में आप सैलरी में आप क्या क्या कंसिडर करेंगे वो देखते हैं। पहला आएगा बेसिक सैलरी प्लस डियरेंस अलाउंस। अगर डियरेंस अलाउंस मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, डियरेंस अलाउंस उतना ही पार्ट लेना है यदि वो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, ठीक है, या फिर इफ आपके एम्प्लॉयमेंट में लिखा हो इस बारे में, ठीक है। प्लस यदि आपको कोई कमीशन मिल रही है एट फिक्स रेट ऑन टर्नओवर बाय एम्प्लॉय तो वो कंसिडर करना है। बाकी और अलाउंसेस जो आपको मिलते हैं, अदर अलाउंसेस या पर्पसेस जो भी आपको मिल रहे हैं वो कंसीडर नहीं करने। सिर्फ 3 चीजें कंसीडर करनी है, बेसिक सैलरी, डियरेंस अलाउंस यदि आपकी एम्प्लॉयमेंट बोलती है कि ये आपके रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है तभी करनी है। जितना परसेंट बोलता है उतना करना है। यदि 100% है तो पूरा लेना, 100% नहीं है, 40% है या 50% है तो फिर 50% या 40% ही लेना। प्लस कमीशन, ये भी एक फिक्स रेट पे टर्नओवर पे है, ठीक है, मतलब सेल्स पे है, ठीक है। नेक्स्ट अब कैलकुलेशन देखते हैं इसका। एग्जाम्पल 1 देखिए, मिस्टर बी एम्प्लॉय है XYZ लिमिटेड का जो कि रिटायर हुए हैं कंपनी से 30 नवंबर 2020 को, ठीक है। रिटायरमेंट के दौरान उनको जो लीव एनकैशमेंट मिला है वो है 2 लाख रुपए, ठीक है। और कुछ और भी डिटेल्स हैं, देखिए जैसे उनको बेसिक सैलरी 15,000 रुपए मिलती थी, डियरेंस अलाउंस मिलता था 10% ऑफ बेसिक पे, मतलब 10% ऑफ 15,000 मिलता था, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या लिखा है 40% पार्ट है रिटायरमेंट का, मतलब हम कैलकुलेशन में सिर्फ और सिर्फ 40% ही कंसीडर करेंगे 1500 का। समझ में आ गया। और यहाँ पे एक और पॉइंट है कि इंक्रीमेंट भी हुआ था 5% 1 जुलाई से, इंक्रीमेंट भी हुआ था 5% 1 जुलाई से, तो ये भी आपको एवरेज सैलरी की कैलकुलेशन में कंसिडर करना है। आपने नहीं, मिस्टर बी ने कितनी सर्विस दी है 28 ईयर्स 6 मंथ्स, और यहाँ पे हम 6 मंथ्स इग्नोर करेंगे, जैसा मैंने आपको पीछे बताया था, सिर्फ 28 ईयर्स कंसिडर करेंगे। लीव टेकर, आपने कितनी लीव ली है 420 लीव ली है। एक्चुअली ये 400, एक मिनट, ये 420 नहीं है, ये 520 है, मेरे से गलती हो गई है, तो इसको आप 520 कंसिडर करना कि मिस्टर बी ने जो लीव ली है 520 ली है अपने सर्विस के दौरान, और इनकी कंपनी जो थी हर साल 45 डेज की लीव इनको दिया करती थी, ठीक है। पर एक बात का ध्यान रखना, हम यहाँ 45 नहीं कंसिडर करेंगे, हम 30 कंसिडर करेंगे क्योंकि ये रूल है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो एवरेज सैलरी निकालेंगे, हाँ एवरेज सैलरी निकालेंगे सबसे पहले। अब सैलरी में मैंने आपको पीछे डेफिनेशन में बताया था कि हम क्या क्या कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम सैलरी में बेसिक सैलरी कंसिडर करेंगे प्लस डीए कंसिडर करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 40%। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि ओनली 40% पार्ट ऑफ रिटायरमेंट है, इसीलिए, ठीक है। तो एवरेज सैलरी में एक बात का ध्यान रखना, हमारा इंक्रीमेंट भी हुआ था 1 जुलाई को, मिस्टर बी का इंक्रीमेंट भी हुआ था, इस पॉइंट को भी हमें कंसिडर करना है। तो एवरेज सैलरी मतलब हमें 10 महीने की सैलरी निकालनी है बिफोर रिटायरमेंट। तो सबसे पहले हम फरवरी से नवंबर तक की हमें एवरेज सैलरी निकालनी होगी। 10 महीने हमारे फरवरी से लेके नवंबर तक कवर होते हैं, लेकिन मैं पहले 1 फरवरी से लेके 30 जून तक कंसिडर करूंगी, क्योंकि 1 जुलाई को मेरा इंक्रीमेंट हो गया था, तो उसका कैलकुलेशन अलग करेंगे। तो पहले हम 1 फरवरी से लेके 30 जून तक का निकालेंगे, जो कि 5 महीने होते हैं। तब तक मेरी बेसिक सैलरी कितनी थी? 15,000 रुपए थी, ठीक है। उसके बाद डियरेंस अलाउंस कितना था? हमारा 10% ऑफ बेसिक सैलरी था, इसका मतलब 15,000 का 10%, जो कि 1500 आता है। पर हमसे 40% कंसिडर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि 40% पार्ट ऑफ रिटायरमेंट है, तो ये 600 आ गया। तो हमारा 15,600 पर महीना हमारी सैलरी थी। तो मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम फरवरी से लेके 30 जून तक कंसिडर कर रहे हैं, तो मेरे पास 78,000 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज हम 1 जुलाई से लेके 30 नवंबर तक लेंगे, क्योंकि 30 नवंबर का उनका रिटायरमेंट हो गया था, और हम यहाँ पे 1 जुलाई से लेके 30 नवंबर तक इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि 1 जुलाई को उनका इंक्रीमेंट हो गया था, ठीक है। तो इंक्रीमेंट के बाद में 15,000 में मैं 5% इंक्रीमेंट करूंगी, तो 750 आता है। तो मैं 15,000 750 मेरी सैलरी हो जाती है 1 जुलाई से। प्लस मैं यहाँ पे डीए कंसिडर करूंगी 40%। सबसे पहले तो मैं 15,700 का 10% निकालूंगी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि 10% ऑफ बेसिक सैलरी इज इक्वल टू डियरेंस अलाउंस।
देन हमें रिटायरमेंट के लिए तो सिर्फ 40% कंसिडर करना है, तो मेरे पास 630 आ जाएगा। तो मेरी जो सैलरी है 1 जुलाई से लेकर 30 नवंबर तक 16,380 थी। मैंने 5 महीने से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 81,900 आ गया। तो मेरी एवरेज सैलरी कैसे निकालूंगी मैं, ये जो 78,000 है प्लस करूंगी 89,900 डिवाइडेड बाय हमें 10 महीने की ही सैलरी चाहिए, तो मेरे पास एवरेज सैलरी निकल आई 15,990। ठीक है, तो ये एवरेज सैलरी का कैलकुलेशन था। अब हम लीव एनकैशमेंट की वो करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। स्टेप सबसे पहले ए पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में आपको कितना लीव एनकैशमेंट रिसीव हुआ एम्प्लॉयर से। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख था, तो हम डायरेक्टली 2 लाख लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम निकालेंगे एवरेज सैलरी, जिसको हम 10 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे। पीछे मैंने आपको एवरेज सैलरी का कैलकुलेशन बता दिया है। तो एवरेज सैलरी हमारी 15,990 आई थी, तो मैं 15,990 को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, तो मेरे पास आ गया 1,59,900। ठीक है, नेक्स्ट इज सी जो था, एक गवर्नमेंट ने लिमिट सेट कर रखी है 3 लाख, इसमें हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 3 लाख लिखो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है ये देख लेते हैं। इसका कैलकुलेशन में सबसे पहले मैंने आपको इसमें 5 स्टेप्स बताए थे कि अब हमें खुद कैलकुलेशन करनी है जो छुट्टियां हमने नहीं ली। सबसे पहले अलाउड लीव देखते हैं। आपने देखा था कि कंपनी हमें 45 डेज पर ईयर अलाउ करती थी छुट्टी लेने को, पर जैसा कि मैंने बताया था इनकम टैक्स में जो रूल है वो सिर्फ 30 दिन तक ही वैलिड, 30 दिन ही अलाउ करता है पर ईयर छुट्टी लेना। तो हम 30 दिन कंसिडर करेंगे, चाहे कंपनी आपको 45 डेज देती हो या 50 डेज देती हो। ठीक है, ओनली 30 डेज कंसिडर करना। नेक्स्ट मैंने आपको स्टेप 2 बताया था कि आपने सर्विस कितनी रेंडर की। यहाँ पे आपने देखा मैंने 28 ईयर 6 महीना मैंने अपनी सर्विस रेंडर की है कंपनी को। मैंने नहीं, मिस्टर बी ने रेंडर की है XYZ लिमिटेड को। पर मैं यहाँ 6 मंथ्स को इग्नोर करूंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिर्फ मैं 28 महीने ही कंसिडर करूंगी। स्टेप 3, अब आपको क्या करना है, इस 30 को मल्टीप्लाई करना है इस 28 से, तो आपके पास आ जाएगा कि आपके एम्प्लॉयमेंट के दौरान आपने कितनी छुट्टियां आपको अलाउ थी, वो था 840। फिर क्या करना है स्टेप 4 में, 840 में से आपने कितनी छुट्टियां यूज कर ली, जो कि है 520। आपने 520 छुट्टियां यूज कर ली, तो आपने इसका मतलब हुआ 320 दिन की छुट्टियां यूज नहीं की है। ठीक है, अब 320 छुट्टी में आपको 320 छुट्टियां जो है जो आपने यूज नहीं की अपने एम्प्लॉयमेंट के दौरान, आप मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज सैलरी से जो हमने पीछे कैलकुलेट की थी, जो कि 15,990 थी, हम उसे डिवाइड करेंगे 30 से, तो आपके पास कैश ऑफ अनअवेल्ड लीव आ जाएगी इतनी। ठीक है, तो ये आपका डी स्टेप भी पूरा हो गया, जो कि आता है 1,70,560। अब क्या होता है कि आपको एग्जम्पशन कितनी मिलेगी, आपको एग्जम्पशन मिलेगी इन चारों का लीस्ट, मतलब इन चारों में से जो सबसे कम है उतनी आपको लीव एनकैशमेंट की एग्जम्पशन मिलेगी। अब इन चारों में से सबसे कम कौन सा है, वो है 1,70,560 रुपए। ठीक है, अब क्या करोगे, जब आप ग्रोस इनकम में आप जब कैलकुलेशन करोगे पूरे टैक्सेशन, जब आप पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो उसमें आप ग्रोस इनकम में अपनी लीव एनकैशमेंट 2 लाख दिखाओगे, जो कि आपको एक्चुअल में अपने एम्प्लॉयर से मिली है, माइनस आपको रियायत मिलेगी 1,70,560 की, मतलब आपको सिर्फ 29,440 पे टैक्स देना। समझ में आया? आई होप मैंने अच्छे से समझाया हो। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने जो लीव थी वो डेज में कंसिडर करी थी, जितनी हम अवेल कर रहे थे, अनअवेल कर रहे थे, पर अब यहाँ पे जो लीव अवेल कर रहे हैं या अनअवेल कर रहे हैं वो मंथ्स में कंसिडर करेंगे, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर ई जो है वो एम्प्लॉय है XYZ लिमिटेड का, ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। उनका रिटायरमेंट 30 नवंबर 2020 को हो जाता है। रिटायरमेंट के दौरान इनको 1,44,000 उनके एम्प्लॉयर से एज अ लीव सैलरी मिलती है, या उनको लीव एनकैशमेंट करने के बाद मिलता है। बाकी और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देखते हैं। उनकी सैलरी रिटायरमेंट के दौरान 9,000 रुपए थी। ठीक है, उन्होंने क्या कहते हैं सर्विस जितनी रेंडर की थी वो है 20 ईयर्स 8 मंथ्स। 8 मंथ्स हमें कंसिडर नहीं करने हैं, ओनली 20 ईयर कंसिडर करेंगे। लीव एनकैशमेंट है 1,44,000, जो मैंने ऊपर बता ही दिया था। उन्होंने अपनी सर्विस के दौरान 14 महीने तक छुट्टियां यूज की थी, सिर्फ 14 महीने की। यहाँ पे 14 महीनों में बात कर रहे हैं, डेज में नहीं कर रहे। और यहाँ पे एक और पॉइंट आया है नया इस क्वेश्चन में, हमें अनअवेल्ड लीव के बारे में भी मेंशन है, पर हमें इसको कंसीडर नहीं करना।
हमें अनअवेड लीव की कैलकुलेशन अपने आप ही करनी है, ठीक है। तो इसका इग्नोर करना, अपने आप कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद एवरेज सैलरी इस क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी गिवन है 8800। और लीव एंटाइटलमेंट का मतलब होता है कि आपको कंपनी कितनी छुट्टियां लेने के लिए अलाउ करती थी पर ईयर। यहाँ पे मिस्टर ई को 1.5 मंथ की छुट्टियां अलाउ होती थी, मतलब कि 45 डेज की। पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनकम टैक्स में सिर्फ और सिर्फ 30 दिन ही अलाउ होते हैं, तो मतलब हम सिर्फ 1 महीना कंसिडर करेंगे, 1.5 महीना कंसिडर नहीं करेंगे। अब देखते हैं लीव एनकैशमेंट का कैलकुलेशन कैसे होता है। सबसे पहले ए पॉइंट ये होता है कि आपको लीव एक्चुअल में लीव एनकैशमेंट कितना मिला अपने एम्प्लॉयर से, तो इधर डायरेक्टली आ जाएगा 1,44,000 यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट इज 10 मंथ की एवरेज सैलरी की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में 8800 गिवन है। मैं 8800 को डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। सी जो गवर्नमेंट ने लिमिट सेट कर रखी है 3 लाख, इसमें हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने एक्चुअल में अब हम निकालेंगे कि आपने कितनी लीव नहीं ली थी, तो आपको उस पर कितना पैसा मिलना चाहिए था, ठीक है। सबसे पहले अलाउड लीव, स्टेप 1 क्या होता है कि आपको कितनी लीव अलाउ थी। यहाँ क्वेश्चन में 1.5 मंथ गिवन है, पर मैंने जैसा कहा था रूल के हिसाब से हम 30 दिन ही कंसिडर करेंगे, तो मैंने यहाँ 1 मंथ लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्विस रेंडर्ड, सर्विस आपने कितनी रेंडर की थी, 20 ईयर्स 8 मंथ। यहाँ पे आप सिर्फ 20 ईयर्स ही कंसिडर करना, मंथ हमें इग्नोर करने होते हैं। थर्ड इज कि आपको आपकी सर्विस के दौरान कितनी लीव अलाउ थी, वो कैसे निकालोगे, 1 मंथ मल्टीप्लाई बाय 20 ईयर्स, मतलब आ गया 20, ठीक है। इतनी 20 मंथ ये आपको अलाउ थी आपकी सर्विस के दौरान लीव लेने को, ठीक है। फोर्थ स्टेप होता है, अब हम वो निकालेंगे कि आप कितनी लीव आपने यूज नहीं की। उसके लिए क्या करोगे, आपको 20 मंथ की लीव अलाउ थी, आप माइनस करोगे 14 महीना लीव जो आपने यूज की है। ये क्वेश्चन में गिवन था, लीव आपने कितनी अवेल की है, 14 महीने की, तो फिर आपके पास 6 मंथ्स आ जाएगा जो आपने लीव यूज नहीं की। इसीलिए मैं कह रही थी यहाँ पे ये जो 16 गिवन है, ये अनअवेड लीव जो गिवन है, इसको कंसिडर नहीं करना, हमें खुद ही कैलकुलेट करके निकालना है, ठीक है। फिर 6 मंथ्स को आप एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई करेंगे 8800, तो आपके पास आपकी एनकैशमेंट ऑफ अनअवेड लीव आ जाएगी। पर आपने यहाँ पे ध्यान दिया है कि मैंने यहाँ पे 30 से डिवाइड नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो अनअवेड लीव है ये ऑलरेडी मंथ्स में गिवन है, मुझे 30 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इसको डेज में कंसिडर कर रहे होते तब आपको 30 से डिवाइड करना है, इसीलिए मैंने 2 एग्जाम्पल बताए हैं। तो आपकी अनअवेड लीव आ जाएगी 52,000, अनअवेड लीव की कैश कितना आ जाएगा 52,800। अब मैंने कहा था इन चारों में से जो सबसे लीस्ट होता है उतना अमाउंट एग्जेम्प्टेड होता है, तो इसमें से सबसे लीस्ट तो यही है 52,800, इतने की आपको रियायत मिल जाएगी आपकी लीव एनकैशमेंट में, ठीक है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो कॉमर्सिफिकेशन चैनल को। थैंक यू वेरी मच, बाय।